तो अपन एक हेडिंग लिखते हैं भाई। एक हेडिंग में आप लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग में आप लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वही चैप्टर है, उसी के आगे लिख सकते हो, नया चैप्टर बना सकते हो। तो आप इसमें लिख लेना विद्युत विभव व विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में हेडिंग लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और हिंदी में आप लिख सकते हो विद्युत विभव व विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत विभव, विद्युत विभव व विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो चैप्टर है ये अपने को पढ़ना है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए वैसे पिछली क्लास में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहा था और वो अपने को समझ में भी आना चाहिए। अपन ने 11th में ना स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, वर्क पावर एनर्जी में, कार्य ऊर्जा शक्ति में। तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो तुमने पहले भी पढ़े हुए हैं, उनको आप देखते चलो, फिर एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे। तो हेडिंग में लिख लेना है ना विद्युत विभव व विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, जब भी इसकी बात करेंगे तो जो बल लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा, उसको आपको संरक्षी मानना पड़ेगा, कंजर्वेटिव मानना पड़ेगा। तो आप लिख लेना कि इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड, फोर्स और फील्ड। यह संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र के लिए परिभाषित होगा। याद करना है, यह संरक्षी बल या संरक्षी क्षेत्र के लिए परिभाषित होगा। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये जो पोटेंशियल शब्द है ना, ये पोटेंशियल शब्द कब आप यूज कर सकते हो? ये पोटेंशियल शब्द या स्थितिज ऊर्जा, ये वर्ड, ये शब्द कब यूज करोगे? जब फील्ड या फोर्स क्या होने वाला है? कंजर्वेटिव। फील्ड या फोर्स क्या होने वाला है? संरक्षी। ठीक है। कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल क्या क्या होते थे? संरक्षी बल या कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते थे? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपने सुना भी होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के साथ आई, गुरुत्वाकर्षण के साथ आई? क्योंकि वो संरक्षी है, कंजर्वेटिव है। ऐसे ही 11th में आपने स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, 12kx²। तो क्यों स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी आई, क्यों स्प्रिंग के पास स्थितिज ऊर्जा आई? क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स संरक्षी होता है, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो स्प्रिंग के फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल और कौन सा है? स्प्रिंग बल या स्प्रिंग फोर्स लिख लेना, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप इसे स्थिर विद्युत की बल भी कह सकते हो। तो ये सब लिख लेना। आपको पॉइंट याद करने हैं ना, एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। जैसे फ्रिक्शन में नहीं पढ़ी, 11th में घर्षण पढ़ा हमने, फ्रिक्शन पढ़ा, तो फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन की स्थितिज ऊर्जा, घर्षण की स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ी हमने, क्योंकि फ्रिक्शन, घर्षण संरक्षी नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, तो उसके पास नहीं होने वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो याद करना है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा केवल किसके पास होगी? संरक्षी के पास, कंजर्वेटिव के पास। और संरक्षी या कंजर्वेटिव के 4 एग्जाम्पल्स याद कर लो तुम, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक मैग्नेटिक फोर्स भी याद कर सकते हो, चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और अब इसमें कोई तुम्हें अटकाना चाहेगा तो इसमें क्या है कि ये जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत की बल है और चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स है, ये दोनों हमेशा संरक्षी नहीं होते, हमेशा कंजर्वेटिव नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तब उनके पास क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा आती है। लेकिन अपन ने तो चारों लिख दिए, मतलब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हेडिंग में लिखी हुई है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो पढ़ेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा
कि नहीं भी डिफाइंड होगी, वो आगे पढ़ेंगे अपन कब नहीं होगी, ऐसे मैग्नेटिक में भी होगी। तो प्लीज़ याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा वो केवल किसके पास हो सकती है? संरक्षी। केवल पोटेंशियल एनर्जी किसके पास हो सकती है? कंजर्वेटिव के पास। मतलब फिजिक्स में 4 पोटेंशियल एनर्जी, 4 स्थितिज ऊर्जा पढ़ोगे आप, ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की, स्प्रिंग की, या चार्जेस की, आवेशों की, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, या चुंबक की, मैग्नेट की। इन चारों के अलावा और कोई पोटेंशियल एनर्जी, कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं पढ़ोगे। दूसरा आपको याद करना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे अपन, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे कैसे अपन। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा। ठीक है, तो वो अपन पॉइंट लिखते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है या स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए, सामने वाले को समझाना भी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है संचित ऊर्जा, स्टोर्ड एनर्जी। तो वो आप लिखिए क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी, या इसी को मातृभाषा में आप संचित ऊर्जा कह सकते हैं। स्टोर्ड एनर्जी या संचित ऊर्जा। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, यहाँ अपन जीरो से पढ़ा रहा हूँ एकदम कि ये पॉइंट पता होने चाहिए। तो आज से कोई भी पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो ये नहीं mgh बोलने लग जाओ कि बचपन में पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, वो नहीं बोलना है। आपको बोलना पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्टोर्ड एनर्जी है, संचित ऊर्जा है। अब एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा जो होती है, उसके लिए हमने बचपन में पढ़ा था एनर्जी को बना नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड, ऊर्जा का तो केवल स्थानांतरण हो सकता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? ट्रांसफर हुआ होगा। एनर्जी का क्या हुआ होगा? स्थानांतरण हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा। अगर तुम्हारे पास एनर्जी आई तो एनर्जी तुमने पैदा नहीं की है। ऐसे मेरा हाथ घूम रहा था, तुम्हारा गाल बीच में आ गया, तो तुम ऐसे घूमते हुए चले गए, तो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, तुमने पैदा नहीं की है। मेरा हाथ घूम रहा था, 12mv² से तुम्हें कुछ एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, और ऐसे गाल गर्म हो गया तुम्हारा, तो वो एनर्जी कहाँ से मिली? ट्रांसफर हुई है। समझ रहे हो? ट्रांसफर हुई है हाथ से गाल की तरफ। तो ऐसे ही ये एनर्जी भी कहीं से आई होगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ये है कि जब भी हम वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट, जब भी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो एनर्जी स्टोर जो भी बॉडी में होती है, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। ये एनर्जी कहाँ से आई होगी? एनर्जी का आना, एनर्जी का ट्रांसफर होना, उसी को वर्क कहते हैं अपन। कोई बोले वर्क का क्या मतलब है, तो बोलना वर्क का मतलब है ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी का स्थानांतरण, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखवा रहा हूँ, वो आप देखो, वो मैं समझा दूंगा अभी। तो आप ऐसे लिख लेना, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड stored in body in form of potential energy। ये कंप्लीट परिभाषा है। और हिंदी में भी लिख लेना कि संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित होगा। संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में वस्तु में संचित होगा। और भी तरीके से मैं बता दूंगा चीजें आपको, लेकिन जो बुक बोलती है पहले वो लिख लेते हैं अपन। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, अपने को दोनों में मार्क्स लाने। बार बार ये सब क्यों बताया जा रहा है? बोर्ड में भी भैया 100% चाहिए, और डॉक्टर इंजीनियर तो बनना ही है इसी साल। समझ रहे हो क्या? पोटेंशियल एनर्जी याद करनी है, अभी एग्जांपल से बताऊंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होगा? संरक्षी बल के विरुद्ध, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे, और जो भी वर्क करोगे ना, वर्क का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर हुई। वर्क का मतलब ही यही होता है कि ऊर्जा का क्या हुआ? स्थानांतरण। तो कहाँ गई वो एनर्जी? वो एनर्जी बॉडी में चली गई, और वही एनर्जी को क्या बोलना है?
पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मानिए कोई पत्थर h ऊंचाई पर रखा होता, तो बचपन में हमें पढ़ा दिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, पढ़ाया जाता है h ऊंचाई पे कितनी होती है mgh। अब वैसे मत सोचो, अब नए तरीके से सोचो, बताओ पत्थर को जब मैंने उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, क्या वो नीचे लग रहा था? हाँ नीचे लग रहा था। क्या वो कंजर्वेटिव है? क्या वो संरक्षी है? हाँ लिखवाया था वो कंजर्वेटिव है। जब मैंने उठाया तो क्या मैं धरती माता के विरुद्ध, धरती माता के अगेंस्ट उठा रहा हूँ? धरती माता तो पत्थर को नीचे ले जा रही है, अपन किधर ले जा रहे हैं? ऊपर। तो मतलब अपना वर्क क्या हो रहा है? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है। तो मैंने उठाया, उठाने में मैंने mg फोर्स लगाया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का वेट भी कितना होता है? mg होता है। mg नीचे लग रहा था, तो तुम्हें उठाने के लिए मेरे को ऊपर भी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। उससे ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन उठा रहा हूँ तो mg लगाया। तो बताइए mg अगर लगाया और h हाइट तक ले गया, तो क्या 11th में वर्क का फॉर्मूला F.S था? बल गुणा विस्थापन था। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए फोर्स मैंने लगाया mg ऊपर और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी दिया मैंने h ऊपर, तो मैंने कितना काम किया, वर्क किया? mgh। और ये वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट ही हुआ है। ग्रेविटी तो नीचे ले जा रही है, धरती माता तो उसे नीचे ले जा रही है, मैं किधर ले जा रहा हूँ? ऊपर। तो ये वर्क मैंने जो किया है, ये कार्य जो मैंने किया, क्या बोलोगे? सर ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है। अब मैंने उसको उठाया तो मैंने कितना वर्क किया? mgh। यही वर्क उसका क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने उठा के h ऊंचाई पे उठा के पत्थर को रख दिया, तो अब उसके पास एनर्जी कितनी आ गई? mgh। ये उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी है, ये उसके अंदर संचित ऊर्जा है। वो कैसे आई? वर्क हुआ होगा, कार्य हुआ होगा। किसके अगेंस्ट हुआ होगा? किसी ना किसी ग्रेविटी के, मतलब किसी ना किसी कंजर्वेटिव के अगेंस्ट। और कंजर्वेटिव यहाँ पे कौन है? ग्रेविटी थी यहाँ पे। हो सकता है स्प्रिंग के अगेंस्ट करो, जैसे स्प्रिंग थी अपने पास, मान लो स्प्रिंग तो मालूम है ना, स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगाती है, स्प्रिंग को दबाते हैं स्प्रिंग फोर्स बाहर लगाती है। मान लो स्प्रिंग को मैंने बाहर खींचा, स्प्रिंग को मैंने किधर खींचा? बाहर। बताओ स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क किया कि नहीं किया? क्योंकि स्प्रिंग ने तो फोर्स अंदर लगाया होगा, लेकिन सर आप तो किधर खींच रहे हो? बाहर। तो बोल दो कि स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क है, स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य है। और अब यही वर्क मैंने ऐसे खींचा तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। मेरा बेहोश होने का मतलब मेरी एनर्जी चली गई किसके पास? स्प्रिंग के पास। उसी को वर्क कहते हैं। एनर्जी के ट्रांसफर को ही क्या कहते हैं? वर्क। मैंने भारी भारी ऐसे ईंट उठा के ऊपर रखते रहो, कुछ देर बाद तुम्हें थकान महसूस होगी। ऐसे जिम विम जाओगे ना, पेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिम वाला आदमी बोलेगा ऐसे डंबल उठा के ऊपर रखो। तो डंबल उठा के ऊपर रखने से क्यों थकान हो गई? क्योंकि तुम बार बार एनर्जी दे रहे हो। कितनी एनर्जी दे रहे हो? mgh। बार बार एनर्जी उसे दे रहे हो, तो एनर्जी दे, उसको वर्क भी कहते हैं। और एनर्जी भी दे रहे हो, उसकी एनर्जी आ रही है, तो तुम्हारी एनर्जी तो कम होती जा रही है, तुम्हें थकान मिलेगी। या तो आराम से बैठो, प्रोटीन शेक वेक पियो, वापस से एनर्जी लेके आओ, फिर लग जाओ काम पे। समझ रहे हो क्या? तो आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी के ट्रांसफर, ऊर्जा के स्थानांतरण को ही दुनिया वाले वर्क कहते हैं। वर्क 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 वर्क। और हर चीज़ इसी एनर्जी के ट्रांसफर के कारण ही है। मैंने कल भी बोला था कि अपने घरों में बोरिंग हुई, अब पानी ऊपर तक, क्योंकि सरकारी नल में तो पानी आ नहीं रहा है, तो घर में बोरिंग करवा रही, पंप लगा दिया, मोटर चालू किया अपन ने, तो टंकी में पानी भर गया ना। तो किस चीज़ का बिल दिया अपन ने? बिजली का बिल देते हैं ना, वो बिजली का बिल नहीं है, एनर्जी का बिल है। पानी पहले नीचे जमीन में, पानी टंकी में चला गया, तो टंकी में जो पानी है उसके पास एनर्जी है mgh। कहाँ से आई वो एनर्जी? वो एनर्जी सरकार ने तुम्हें दी है, उस एनर्जी के सरकार को रुपए देने पड़ेंगे आपको। समझ रहे हो क्या? आप तो समझना। तो कोई भी बोले पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स, हमेशा संरक्षी बल के अगेंस्ट। और कंजर्वेटिव चार ही होते हैं: स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आवेश वाला, या मैग्नेटिक चुंबक। इन्हीं चारों के अगेंस्ट जो भी वर्क करोगे आप, वो वर्क कहाँ जाएगा? वो वर्क स्टोर हो जाएगा। वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो कहाँ संचित हो जाएगा? बॉडी में। किस रूप में, किस फॉर्म में? उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, वो मैं आपसे खुद पूछता हूँ, वो आप बताना मेरे को। चलिए, ये एक पॉइंट तो आया ही है अपने पास, ये याद कर लेना जो जो बोला गया है। अब मैं एक इसमें डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको। बताइए पोटेंशियल एनर्जी, ये जो V सिंबल है ना, इस V को आज से अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो इसको पोटेंशियल कह दो, विभव कह दो, पहले सिंबल लिख लेना। और U जो आएगा, U को आप बोलना पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको लिखना पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा।
इसको लिखना पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और इसमें फिर पोटेंशियल एनर्जी का ना एक और आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, वो बताता हूँ मैं, लेकिन आप इसके आगे एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो। तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं ना, 11th में पढ़े हैं सारे पॉइंट, मैं वही बता रहा हूँ, और नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी आ जाएगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड में बताओ, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा तो हमेशा संरक्षित रहती है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि एनर्जी तुम बना भी नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे मेरा हाथ घूम के आया और तुम्हारा गाल बीच में आ गया, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जैसे मेरा हाथ घूम के आया तो ये 2.5 किलोग्राम के हाथ में कुछ एनर्जी थी। कितनी एनर्जी? मान लो 100 जूल एनर्जी थी। उस 100 जूल एनर्जी से क्या क्या हुआ होगा सर? एक तो शानदार आवाज़ आई होगी, थोड़ा गाल का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, और हम उछलते हुए दूर तक भी गए होंगे। तो मतलब आने वाली एनर्जी बराबर ये सारी एनर्जी। लेकिन ये सारी एनर्जी लिखने के फॉर्मूले नहीं है दुनिया के पास। कितनी एनर्जी की आवाज़ आई, कितनी एनर्जी ने टेम्परेचर बढ़ाया, कितनी एनर्जी से तुम गिर गए, इसके आंसर ही नहीं है किसी के पास। तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा हमेशा कंजर्व तो रहती है, संरक्षित तो रहती है, लेकिन सारी एनर्जी के फॉर्मूले ही नहीं है हमारे पास। हमारे पास फॉर्मूले 2 ही हैं केवल, एक काइनेटिक एनर्जी का और एक अभी अभी बताया पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक और पोटेंशियल, गतिज और स्थितिज को मिला के हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना है, कंजर्वेटिव फील्ड के पास 2 ही एनर्जी होती हैं, संरक्षित क्षेत्र के पास 2 ही एनर्जी होती हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। आज से याद रखेंगे, मैं पॉइंट लिख देता हूं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। That is mechanical energy is conserved। तो आप हिंदी में भी लिख लेना कि संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योगफल सदैव संरक्षित रहेगा। संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योगफल सदैव संरक्षित रहेगा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। याद करना है, टोटल एनर्जी, कुल एनर्जी, वो तो हमेशा संरक्षित है, हमेशा कंजर्व है। लेकिन मैं वापस से बोल देता हूं, संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योगफल संरक्षित रहेगा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। संरक्षी बलों के लिए गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योगफल समान रहेगा, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ये सुन रहे होगा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, वो तो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, कंजर्व है। कुल एनर्जी, टोटल ऊर्जा हमेशा संरक्षित है, लेकिन टोटल तुम्हें लिखना ही नहीं आता है। इतनी एनर्जी होती है, लिखना ही नहीं। जैसे मैं चिल्लाया तो बहुत सारी एनर्जी तो इससे टकरा के एब्जॉर्ब हो गई, बहुत सारी एनर्जी तुम्हारे कान के पर्दे पे भी पड़ी, लेकिन अपने को बहुत सारी एनर्जी मालूम ही नहीं है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अपने काम का नहीं है वो लाइन कि कुल एनर्जी, टोटल ऊर्जा संरक्षित है, वो तुम लिख ही नहीं पाओगे, बस शब्दों में बोल पाओगे कि मैंने ऐसे चिल्लाया तो चिल्लाता ही यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, वो उड़ गया। तो एनर्जी थोड़ी तो उस टुकड़े पे पड़ी, थोड़ी इस माइक पे पड़ी, फिर इस एम्पलीफायर के पास गई, उसने मेरी आवाज़ को और बढ़ा दिया, तभी तो आवाज़ तेज़ी से आ रही है, इसको हटाते ही तो कम हो जाएगी। तो इसने क्या किया? मेरी एनर्जी को और बढ़ा दिया। लेकिन वो एनर्जी बहुत सारी तो तुम्हारी कान पे पड़ी और बहुत सारी दीवारों पर भी पड़ी, बहुत सारी बाहर भी चली गई, बाहर वाले को भी सुनाई पड़ रहा है। लेकिन फॉर्मूले क्या हैं इसके? तो ये बस बोलने के लिए अच्छा है कि टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा संरक्षित है, कंजर्व है। अपने को मैथ्स किसकी लिखनी आती है? काइनेटिक की, पोटेंशियल की। समझ रहे हो गया? इसीलिए बहुत अच्छे फोर्स हैं ये। कौन से फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, ये बहुत अच्छे फोर्स हैं। इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल, गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योगफल, एडिशन, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है।
अब आप मेरे को सिंपल सी मैं एक लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान अपने पास रखना ताकि जो जो बोला जाए उससे आंसर आ जाए। आप ये बताओ, आपको डेरिवेशन याद है क्या? तो मैं कुछ और बताऊँ। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा वो होती थी ½kx²। वो कैसे निकाली थी अपन ने? अगर आप कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। ½ kx² का आंसर कैसे आया था, ताकि डिस्कशन करें अपन। कुछ आंसर ½ kx²। लिखवा दिया था अगले ने, ½ kx²। लिख लिया ½ kx², ऐसी क्या बात है। चलो तो आप सिंपल सा एक एक लाइन का एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखेंगे ना अपन, उससे एक नई डेफिनेशन निकाल लेना आज से, और वो याद करना। देखो आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बार बार कंफ्यूज होते रहोगे आप, हर जगह नई परिभाषा आ जाएगी। एक तो जनरल डेफिनेशन लिखवाई है मैंने कि वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा संरक्षी या कंजर्वेटिव के अगेंस्ट, विरुद्ध, वो एक डेफिनेशन है। लेकिन एक और डेफिनेशन है, वो बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि उसमें वर्क कैसे कर रहे हो ये पता नहीं लगेगा आपको। आप ना ये एक स्प्रिंग बनाई है अपन ने, तो बनाते चलो, जागेंगे सब, और एक सुंदर सुशील गुणवान गुणवंती एक स्प्रिंग बनाएंगे। देखो ये स्प्रिंग जो है ना तो खींची हुई है ना दबी हुई है, इसका x 0 है। x क्या होता था? हाँ, मतलब उसे बोलेगे एक्सटेंशन या कंप्रेशन, प्रसार या संकुचन, उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। x क्या होता है? कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन, हिंदी में प्रसार या संकुचन। x 0 मतलब प्राकृतिक लंबाई में है, ये नेचुरल लेंथ में है। अभी स्प्रिंग को ऐसे ही छोड़ दोगे तो जीवन भर ऐसे ही रहेगी, वो ना तो खींची हुई है ना तो दबी हुई है। x का मतलब क्या होता है? प्रसार या संकुचन, न तो प्रसारित है न तो संकुचित है, न तो खींची हुई है न तो दबी हुई है। अब ये बताओ, क्या यहाँ पर अब जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालना, आप वैसे ही स्थिति ऊर्जा निकालना, चाहे कभी भी पूछूं मैं आपसे। बताओ स्प्रिंग को ऐसे ही मैं छोड़ देता तो जीवन भर ऐसे ही पड़ी रहती ना, और बताओ अगर स्प्रिंग को दबा के छोड़ता तो वो अपने आप खुल जाती क्या? अब दबा के छोड़ने पे वो अपने आप क्यों खुल गई? क्योंकि उसके पास एनर्जी थी, उस एनर्जी का उसने यूज किया और प्रसारित हो गई, एक्सपेंड हो गई। लेकिन कोई स्प्रिंग ऐसे ही पड़ी हुई है जीवन भर, इसका मतलब बोलना उसमें एनर्जी 0 है। अगर होती तो वो या तो और फैल जाती या और सिकुड़ जाती। जैसे फैला के छोड़ दो स्प्रिंग को तो क्या हो जाएगी? अपने आप सिकुड़ जाएगी वो। लेकिन ये स्प्रिंग ऐसे ही रहेगी, मतलब इस समय पे इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा कितनी मानेंगे अपन? 0। आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, जब भी स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, आप एक ऐसी पोजीशन निकालेंगे, आप एक ऐसी स्थिति निकालेंगे जहां पर निकाय के पास, सिस्टम के पास टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी होगी? 0। ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहां पर मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वो बिंदु खोजो, वो पॉइंट खोजो, वो स्थिति जहां टोटल एनर्जी 0 हो, टोटल ऊर्जा कितनी हो? 0। और इसको हम बोलेंगे मूल बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। इसी पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो? मूल बिंदु बोल दीजिए, या इसी को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। और आप बुक्स पढ़ोगे ना, महान बुक्स, तो उसमें डेफिनेशन में ये शब्द दिखेगा आपको, वो अभी मैं लिखवाऊंगा। अब बताओ, अब मैं ये स्प्रिंग तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती थी, तो मुझे दया आ गई इस पे, मैंने खींचा इसको। मान लीजिए मैंने इसको खींचा बाहर की तरफ, कौन सा बल लगा रहा हूं मैं? मतलब हम जो भी फोर्स लगाएंगे उसे हम बोलेंगे बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और हमने इसे बाहर की तरफ खींचा है, ठीक है, बाहर की तरफ खींचा है हमने इसे। कितना खींचा है हमने बाहर की तरफ? इसे x खींचा है हमने इसे बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, स्प्रिंग के पास केवल 2 ही एनर्जी होती हैं, स्प्रिंग के पास 2 ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। स्प्रिंग नहीं, कोई भी कंजर्वेटिव है, कोई भी संरक्षी है, उसके पास 2 ही एनर्जीज होती हैं। कौन सी? काइनेटिक और पोटेंशियल। और एनर्जी को ही वर्क कहते हो आप। एनर्जी कहां से आई होगी? एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, एनर्जी ऊर्जा स्थानांतरण हुआ होगा, और वो एनर्जी कहां से आई होगी? वर्क से। वर्क का मतलब यही होता है एनर्जी का क्या कर दिया? ट्रांसफर। तो ये फॉर्मूला है, जो भी आप वर्क करोगे, अगर मैंने मान लो धक्का दिया होता स्प्रिंग को,
तो मेरी एनर्जी 2 में जा सकती थी, या तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती या उसमें कुछ पोटेंशियल स्थिति ऊर्जा आ जाती। बताओ मेरे को इस काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 0 कर दूं तो क्या जो वर्क मैंने किया है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा के बराबर आ जाएगा? ये दूसरी डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे वर्क करो, ऐसे कार्य करो कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाए? 0। अगर वो 0 बन गई तो बोल देना आपने जो भी वर्क किया है, जो भी कार्य किया है, वो किसके बराबर है? स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। फिर मैं फिर से ज्ञान देना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा। बताइए काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा 0 अगर है तो क्या तुम्हें v को, वेग को, वेलोसिटी को 0 मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तभी तो 12mv² 0 होगा। तो अलग अलग बुक्स, अलग अलग ज्ञानी अलग अलग बातें लिखवाते हैं, मैं सारी बातें लिखवा देता हूँ, अपनी किसी से लड़ाई नहीं है। आपको कुछ भी ऐसा करना है जिससे v कितना हो जाए? 0। बताओ शुरुआत में एनर्जी 0 थी ना, मतलब शुरुआत में v भी 0 था, क्योंकि अगर v होता तो काइनेटिक एनर्जी होती। तो ये तो क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। समझ रहे हो गया? तो मैं अगर बोल दूं कि कुछ ऐसा करो कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, त्वरण, एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी या वेग नियत रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर वेलोसिटी पहले 0 थी तो फिर हमेशा ही 0 बनी रहेगी ना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो पहले थी वही हमेशा रहनी चाहिए। क्या पहले वेलोसिटी 0 थी? हाँ, पहले वेग 0 था, क्योंकि पहले एनर्जी भी कितनी थी? 0। तो लोग बाग ऐसे बोलेंगे कि हमें ऐसे वर्क करना है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 0 रहे। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे वर्क करो कि त्वरण 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। उसका मतलब भी यही है कि काइनेटिक एनर्जी क्या बनी रहेगी? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब वेलोसिटी या वेग कांस्टेंट, और वेलोसिटी या वेग पहले कितना था? 0। तो कांस्टेंट का मतलब हमेशा कितना बना रहेगा? 0 बना रहेगा। या लोग बाग बोलेंगे वर्क करना है धीरे धीरे, ऐसे शब्द लिखेंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अरे शब्द दिखेगा आपको, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली का मतलब है हर पॉइंट पे v कितना मानना है? 0। उसका मतलब ही है स्लोली स्लोली, इतना धीरे कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 थी और हर क्षण पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा कितनी रहनी चाहिए? 0। तो स्लोली स्लोली बोलोगे तब भी 0 आ जाएगा। या फिर आपसे कोई बोल दे नेट फोर्स, कुल बल 0, बात वही है। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, त्वरण 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी या वेग नियत कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी जितनी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। पहले तो 0 थी सर, इसलिए हमेशा कितनी रहेगी? 0 रहेगी। इसलिए अभी आंसर भी आने वाला है और यहाँ से मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। लेकिन ये सब कोई अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें लिखवाएंगे, अपनी किसी से लड़ाई नहीं है। सबको पहुँचना वही है, मतलब सबको करना तो एक ही काम है, लेकिन उसको पहुँचाने का तरीका लोग अलग अलग बोल देते हैं। मैं सब बता देता हूँ आपको कि कहीं भी कुछ भी पढ़ लो तो लड़ने का नहीं, समझाने का अगले को। तो बताइए, आज से याद रखना है कि कंजर्वेटिव के पास 2 ही एनर्जी होती है, संरक्षी के पास 2 ही ऊर्जा होती है, गतिज, स्थितिज, काइनेटिक, पोटेंशियल। अब एनर्जी आते कैसे है? तो बचपन की मैडम को याद करो, उन्होंने बताया था बेटा एनर्जी तू कभी नहीं बना पाएगा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, तू एनर्जी को नष्ट भी नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा। एनर्जी तेरे को मैं दूंगी, जब तू बदमाशी करेगा तो एनर्जी मिलेगी तेरे को, समझ रहा है? तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? ट्रांसफर। और ये जो एनर्जी का स्थानांतरण होता है, एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, इसी को पढ़ा लिखा आदमी वर्क कहता है, वर्क। तो मैंने यहाँ से लिखा स्प्रिंग के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? गतिज और स्थितिज, काइनेटिक और पोटेंशियल, 2 ही हो सकती है। कहाँ से आई होगी ये एनर्जी? ये एनर्जी किसी ने दी होगी, और अगर कोई ये एनर्जी दे रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। वर्क का मतलब ये होता है एनर्जी, वर्क की यूनिट भी जूल, इन सब की एनर्जी भी जूल। तो समझो आप कि वर्क एनर्जी को ही कहते हैं, समझ रहे हो? तो अब अगर हम ऊटपटांग तरीके से वर्क करेंगे तो हमारा कार्य, हमारा वर्क दोनों के पास चला जाएगा। तो आज से पोटेंशियल एनर्जी की कंप्लीट डेफिनेशन, स्थितिज ऊर्जा की कुल परिभाषा, टोटल डेफिनेशन ये होगी रेफरेंस पॉइंट से, मूल बिंदु से,
ऐसे वर्क करो, ऐसे कार्य करो कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा हमेशा कितनी बनी रहे, 0। तो जो भी आप वर्क करोगे वो सारा किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। कौन वर्क कर रहा होगा, एक्सटर्नल आदमी, कोई बाहर से आदमी वर्क कर रहा होगा। बाहर से आदमी ने वर्क किया तो वर्क का मतलब मेरी एनर्जी तो कम हो गई और मेरी एनर्जी किसके पास चली गई, सिस्टम के पास। अब वो एनर्जी कौन सी एनर्जी बन गई, कौन सी ऊर्जा बन गई, स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी कम ज़्यादा हो सकती है, डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, मेरी एनर्जी कम हो गई होगी और पत्थर को h ऊंचाई तक रखा तो पत्थर की एनर्जी बढ़ के कितनी हो गई होगी, mgh। मेरे में कमी mgh की, उसमें mgh बढ़ गया, उसी को उसका क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। और देखो यहाँ पे कैसे आंसर आ जाएगा, तुमने बाहर फोर्स लगाया था ना, बताओ तुमने अगर बाहर फोर्स लगाया तो क्या स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ आएगा, और क्या स्प्रिंग के फोर्स तुम्हें kx पढ़ा हुआ है तुमने, kx आएगा अंदर की तरफ। और तुम जो बाहर से फोर्स लगाओगे ना उसको भी kx के बराबर बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने लिखवाया है पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में कुल फोर्स, टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो अगर स्प्रिंग ने अंदर kx फोर्स लगाया तो तुम्हें भी बाहर kx ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी पत्थर को उठाया तो नीचे mg लग रहा था, तो मैंने भी mg लगाया, लगाने में तो मैं ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ज़्यादा फोर्स लगाओगे ना तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी आने लग जाएगी, तो फिर गतिज ऊर्जा भी आने लग जाएगी। तो तुम्हें इसीलिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, फोर्स ऐसा लगाना है कि टोटल फोर्स, कुल बल 0 रहे। तो हमने फोर्स कितना लगाया, kx। बताओ हमने कितना वर्क किया होगा। वर्क का फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन F.dx, ये सुना होगा आपने। तो एक्सटर्नल वर्क निकालोगे तो एक्सटर्नल फोर्स लिखना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स kx था इंटू dx था, मान लो 0 से x तक, आंसर आ गया k। x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का समाकलन कितना होता है, kx²/2। ये वर्क किया है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, लेकिन अब हमारी डेफिनेशन है, क्योंकि आपने सर फोर्स ऐसा लगाया कि नेट फोर्स, कुल फोर्स 0 है, इसलिए यही वर्क उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा भैया डिटेल में बता दिया है मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखा गया है। एक ऐसा एग्जाम्पल चुना है जो 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब बता दिया। कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। स्प्रिंग का फोर्स kx होता है, kx। कुछ लोग बोलेंगे सर -kx होता है। अब माइनस तो डायरेक्शन होती है, तो आपन ने खींचा ना x को बाहर, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, x के अपोजिट, तो लगा दिया ना इधर, x तो इधर था, तो स्प्रिंग का फोर्स किधर लगेगा, इधर। और कितना लगेगा, kx। तो आप ये सब लिख लो, और मैं एक लास्ट डेफिनेशन लिखवा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। अब से याद रखना है, वर्क धीमे धीमे करना है। धीमे धीमे मतलब वेलोसिटी 0, वेग 0। धीमे धीमे मतलब कुल बल, कुल फोर्स 0। धीमे धीमे मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण 0। तब जाके आप जो भी वर्क करोगे वो किस में चला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहला ऐसा पॉइंट ढूंढना जहाँ पे एनर्जी कितनी हो, 0। अगर एनर्जी 100 होती पहले से ही तो मेरी एनर्जी और जुड़ गई होती, तो आंसर आता 100 प्लस मेरा जो वर्क है, तो फिर पता नहीं लगता कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0, ताकि मैं जो भी वर्क करूं बस उतनी ही क्या आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी। पहले से एनर्जी रहेगी तो पता ही नहीं है कितनी एनर्जी है, फिर मैंने कितना वर्क किया उसका भी कोई पता नहीं लगेगा। तो आप इसलिए एक पॉइंट लिख लो कि वर्क डन बाय, ऐसे लिख लेना, पहले अंग्रेजी में लिख लेना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन is potential energy of that point। ये भैया लिख सकते हो आप, अंग्रेजी में लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल। एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ वर्क किया है ना, और हिंदी में तो लिखवा ही रहा हूं, सुनते चलना बस। वर्क डन किसने किया है, तुमने वर्क किया है, एक्सटर्नल ने वर्क किया है, बाहरी ने वर्क किया है। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट, वो बिंदु जहाँ ऊर्जा कितनी है, 0।
ऐसे वर्क करना है कि विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब A0। A0 क्यों? जिससे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अपने आप क्या हो जाएगी? 0। तो जो भी वर्क करोगे वही क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप हिंदी में भी लिख लेना, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल के द्वारा मूल बिंदु से किया गया कार्य। हिंदी में लिख लेना, बाहरी बल के द्वारा मूल बिंदु से किया गया कार्य बिना त्वरण के स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करेगा। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करेगा। स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करेगा। कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल। समझ रहे हो क्या? और जैसे किसी तुम्हारे को स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहीं से आएगी, मतलब वर्क कौन करेगा? तुम वर्क नहीं करोगे, कोई बाहर से वर्क करेगा, बाहर से कोई फोर्स लगाएगा। तो वो समझ में आना चाहिए। और तीनों कंडीशन याद रख लेना। अपने को काइनेटिक एनर्जी 0 करनी है, गतिज ऊर्जा 0 करनी है। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा 0 करने के 3 तरीके हैं। भगवान के लिए सुन लेना, शब्द दिख जाए स्लोली, धीरे धीरे, मतलब V हमेशा 0 मानना है। आपको दिख जाए नेट फोर्स 0, कुल बल 0, तो नेट फोर्स 0 मतलब सर नेट एक्सेलरेशन, कुल त्वरण 0। और A0 का मतलब होता है वेग नियत, वेलोसिटी कांस्टेंट, और पहले ही 0 थी वेलोसिटी, तो हमेशा कांस्टेंट का मतलब हमेशा 0 माननी पड़ेगी आपको। तो वो पॉइंट समझिए जो बोला जा रहा है। ये तो जनरल डिस्कशन था। अब अपन इस चैप्टर में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर में बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट, एक चित्र बनाएंगे अपन। ये है कोई रेफरेंस पॉइंट, और इस चैप्टर में रेफरेंस पॉइंट होगा अनंत या इनफाइनाइट। अनंत या इनफाइनाइट पे सारी एनर्जी, सब कुछ तुम्हें कितना मानना है? 0 मानना है। तो अनंत पे, इनफाइनाइट पे याद करना है पोटेंशियल या विभव, वो कितना मानना है? 0। सारी एनर्जी, ऊर्जा, वो भी कितनी माननी है? 0। फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले में तुम इन्फिनिटी डालोगे ना, तो एनर्जी या ऊर्जा हमेशा कितनी आ जाएगी? 0। तो रेफरेंस पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे एनर्जी या ऊर्जा 0 होती है, जिसको आप मूल बिंदु कहते हो, वो यहाँ पे किधर माना गया है? इस चैप्टर में 12th के इनफाइनाइट पे। यहाँ से तुम्हें लाना है किसको? 1 कूलम को, यूनिट चार्ज को, एकांकी आवेश को। 1 को तुम लाते हो, कैसे कैसे लाना है? ऐसे लाना है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितनी बनी रहे? 0। अगर तुम यहाँ कहाँ तक लाते हो? बिंदु P तक इसे लाते हो, तो मैं लिख देता हूं किसने वर्क किया? एक्सटर्नल ने वर्क किया। यहां पे फील्ड कौन सा मानोगे? क्षेत्र कौन सा मानोगे? फोर्स कौन सा मानोगे? ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं सर? कंजर्वेटिव के लिए या संरक्षी के लिए। तो जो भी वर्क करोगे, वर्क का मतलब आपने इसको एनर्जी दे दी, और कंजर्वेटिव के पास, संरक्षी के पास 2 ही एनर्जी होती हैं। तो आपने जो एनर्जी दी, वर्क का मतलब एनर्जी दे दी मैंने, वो एनर्जी किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में जा सकती है? या तो काइनेटिक, या तो गतिज, या तो स्थितिज। अगर कंजर्वेटिव नहीं होता तो यहाँ पे 50 और चीज़ें लिखी होती कि सर हीट में चली गई एनर्जी, लेकिन वो क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव है, तो ये वर्क केवल किस में गया होगा? 2 में ही गया है। और काइनेटिक हमने जानबूझ के 0 कर दी। तो बस ये आज से आंसर आ गया कि जो भी तुमने वर्क किया है वही P पॉइंट का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ये U को V कैसे लिख दिया वो अभी बताता हूं मैं आपको। आप इसे लिख लो बस एक बार। ये चित्र बना दो, छोटा छोटा चित्र, 1 कूलम का चित्र बना लो। मैं अब सुन लेने का एक आखिरी लाइन थ्योरी की मैं और लिख रहा हूँ, उसके बाद ये पोटेंशियल और एनर्जी समझ लेना, याद कर लेना। अब कोई कुछ भी पूछे अटकने का नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 0 करने के 3 तरीके हैं भाई। कोई कुछ भी लिख दे, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0, या शब्द लिख दे स्लोली, वो सब एक ही बात है। धीरे धीरे चलाना है, टोटल फोर्स 0 करना है, कुल बल 0 या कुल त्वरण 0, सबका एक ही मतलब है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी करनी है? 0 करनी है। याद रखना वर्क किस पे कर रहे हो? 1 पे। 1 कूलम को ला रहे हो, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से P तक। इन्फिनिटी क्यों चुना सर? क्योंकि इन्फिनिटी पे ऊर्जा या एनर्जी कितनी होती है? 0। इस चैप्टर में
स्प्रिंग में इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो नहीं होती थी, स्प्रिंग में x बराबर 0 पे एनर्जी जीरो होती थी। तो वहां पे डेफिनेशन क्या थी, x बराबर 0 से x खींचने में जो वर्क किया वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। वहां x 0 क्यों बोला, क्योंकि x 0 पे एनर्जी जीरो थी। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, तुम x 0 डालोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। तो वहां रेफरेंस पॉइंट क्या था, x 0। यहां फॉर्मूला बनेगा k q1 q2 अपॉन r। अब r को तुम इन्फिनिटी रखोगे तो एनर्जी या ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 0। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, कहां से वर्क चालू करना है, जहां पे एनर्जी कितनी होती है, 0। और वो हर किसी के लिए अलग अलग होगी। ग्रेविटेशन में भी यही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही होगा, स्प्रिंग में x बराबर 0 पे होने लगेगा। तो वो आप समझिए, डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। अब याद करना एक लास्ट पॉइंट, 1 कूलम को लाओगे तो उसको आज से बोलेंगे पोटेंशियल विभव या V। अगर 1 को लाने में तुमने V वर्क किया है, V, तो बताओ Q को लाने में कितना करना पड़ेगा, Q इंटू V, उसको बोलते हैं ऊर्जा U। 1 को लाने में, यहां पे लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिए कि वर्क डन ऑन 1 कूलम इज पोटेंशियल, while work done on q coulomb is potential energy। potential energy, potential energy हिंदी में लिख लो, और हिंदी में लिख लेना, 1 कूलम पर किया गया कार्य विभव होगा, 1 कूलम पर किया गया कार्य विभव होगा तथा Q पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा है, तथा Q पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा है, Q पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा है। तो इसमें जो है ना, कुल मिला के अब लास्ट पॉइंट ये है, अगर Q कूलम या Q क्या 1 कूलम पे जो भी वर्क करोगे, 1 कूलम पे जो भी कार्य करोगे, कार्य कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 0 रहनी चाहिए। कहां से कहां तक लाना है, इनफाइनाइट से किसी बिंदु P तक, किसी पॉइंट P तक। तो जो भी वर्क किया है, जो भी कार्य, वही उस P पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल या विभव। तो याद कर लेना, 1 पे वर्क कर रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल। अब 1 पे वर्क अगर V था तो Q कूलम पे वर्क या कार्य, क्या वो Q इंटू V हो जाएगा, और उसको आज से क्या बोल देना है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। 1 के लिए विभव पोटेंशियल, और Q के लिए वर्क, वर्क कहां से कहां, वही इन्फिनिटी से P तक। तो ये 2 फॉर्मूले बन जाएंगे भैया। यही तुम्हारे सारे फॉर्मूले हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स भी तो चल रही है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूनिट आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। कैसे, इतना ज्ञान कौन देता है तुम्हें। ये Q की जगह E लिख दो, V की जगह V लिख दो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, वो एनर्जी की यूनिट है। समझ रहे हो क्या, और कोई लॉजिक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थोड़े बहुत और लॉजिक आएंगे, आगे बता देंगे। दिख रहा है ये फॉर्मूला, U का फॉर्मूला कितना है, Q इंटू V। Q की जगह चार्ज, चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह E, और V की जगह वोल्ट, वोल्ट वोल्ट वोल्ट। इसकी यूनिट, ये विभव या पोटेंशियल V, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट है, वोल्ट। और वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, आज से वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, 1 को लाने में किया गया वर्क, 1 को लाने में जो वर्क किया उसी को आज से क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। आप अभी बहुत सारे ज्ञान मिलने वाला है आपको जो इस चैप्टर, अगले चैप्टर में। इसका मतलब आज से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ये U तो किस में होता है, जूल में। U तो एनर्जी है ना, ऊर्जा है, ऊर्जा की यूनिट तो किस में होती है, जूल में। और जूल ही
इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? ई की जगह लिख सकते थे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। समझ रहे हो गया? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसकी यूनिट आ जाएगी? एनर्जी की ही यूनिट आ जाएगी, वो यहाँ से देख सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आज से फिर मैं ये लिख दूंगा कि वोल्ट मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एकांकी आवेश पर किया गया कार्य विभव होगा 1 कूलाम पर किया गया वर्क। अगर Q की वैल्यू 1 हो गई तभी वर्क किसके बराबर आएगा? V के बराबर। वही तो लिखा हुआ है। इससे तुम विमा निकालोगे, डायमेंशन में पूछूंगा वोल्ट की डायमेंशन क्या है, तो भैया दीदी निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वोल्ट की आएगी नहीं डायमेंशन जब तक तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता हो। ये इसकी तो निकाल सकते हैं डायमेंशन, वर्क की विमा निकाल सकते हो डायमेंशन, चार्ज की भी निकाल सकते हो, तो आएगी नहीं डायमेंशन वोल्ट की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता होगी। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट। ये बहुत सारे ज्ञान हैं, तो ज्ञान पहले ले लो, फिर इसमें आप पॉइंट लिखते चलना। एक ऐसे लिख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, एकांकी आवेश पर किया गया कार्य विभव है। एकांकी आवेश पर किया गया कार्य विभव है, जागते हुए भगवान के लिए लिख लीजिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, एकांकी आवेश पर किया गया कार्य विभव है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। और यूनिट चार्ज का वर्क भी इससे समझ में आ गया। Q की वैल्यू 1 है तभी उसे क्या कहते हैं अपन? V कहते हैं। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? वर्क कितना आ जाएगा? Q इंटू V। और वर्क को ही तो U के बराबर लिखा था हमने, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया था, तो यहीं से निकाला है हमने कि U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इंटू V आ जाएगी। तो यहीं से आ जाएगा। यूनिट लिख लेना। इस V को तो तुम हमेशा किस में लिखोगे? वोल्ट में। और वोल्ट को ही आज से तुम जूल पर कूलाम भी लिख सकते हो। वोल्ट को क्या लिख सकते हो? वर्क क्या होगा? कार्य, जूल। और आवेश किस में होगा? चार्ज किस में होगा? कूलाम में। तो वोल्ट को ही आज से क्या लिखना है? जूल पर कूलाम लिखना है आपको। तो ये अपने पास आ जाएगा। इसीलिए आपको ये सिखाया गया होगा। बताइए, U की वैल्यू Q इंटू V होती है। अब यहां पे मैं लिखता 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्ट की जगह वोल्ट लिख देता, तो ये U का फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता। लेकिन क्या इसे मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही, और इसे जूल पर कूलाम लिखता, तो इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आ जाएगा? 1.6 10 की पावर -19 जूल। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर तो डायरेक्टली पढ़ा देते हैं हम कि भैया जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखे मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ जाएगा। वो इस तरीके से आता है, तो वो याद कर लेना। U की वैल्यू Q इंटू V है। V को क्या लिख सकते हो? जूल पर कूलाम। और 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, जूल आंसर आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, U की वैल्यू Q इंटू V है। अभी भी नहीं समझ में आया हो? ये जो V वोल्ट है ना, ये बैटरी के ऊपर लिखा रहता है यार। तुमने बैटरी खरीदी है? तुम्हारा तो शकल ही बैटरी जैसी है, क्या खरीदोगे? तो इसके अंदर बैटरी आती है, बैटरी देखी होगी बैटरी आपने, उसके ऊपर 9 वोल्ट लिखा रहता है, वोल्ट। ऐसे तुम बैटरी वो घड़ियों में जो लगती है उस पर लिखा रहता है 1.5 V। तो आज से वोल्ट दिखे तो वोल्ट का मतलब बैटरी को, एक कूलाम को प्लस से माइनस ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा। समझ रहे हो? उसी को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं उसका। इसका डिटेल डिस्कशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, क्योंकि ये तो करंट का पार्ट हो गया। बट अभी ये बता रहा हूँ कि वोल्ट कहाँ कहाँ आएगा। तो वोल्ट का मतलब वही है कि एक कूलाम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो 10 को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 10 वोल्ट करना पड़ेगा। तो ये भाई सारी बातें आपको बता दी गई हैं, लेकिन इसमें स्केलर वेक्टर बता दो। यहाँ पे वेक्टर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? वर्क वेक्टर होता है क्या? कार्य F डॉट S डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे सब चीज़ें स्केलर हैं, याद रखना है। वोल्ट क्या है? स्केलर है, अदिश है, क्योंकि वो कार्य वर्क दिख रहा है। सब चीज़ें यहाँ पे क्या है? स्केलर है, स्केलर अदिश। और दूसरी एक और बात, ये सब रिलेटिव है, सब सापेक्ष है, सापेक्ष रिलेटिव। जैसे आपने बैटरी खरीदी तो बैटरी में प्लस माइनस लिखा रहता है, और प्लस माइनस के बीच में लिखा है 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का मतलब है प्लस वाला माइनस वाले से 9 ज़्यादा है। प्लस मतलब बड़ा है, कितना बड़ा है? 9 बड़ा है। और माइनस वाला प्लस वाले से 9 छोटा है।
तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बताते ही नहीं है। अगर तुमने प्लस वाले की वैल्यू 100 मान ली तो माइनस वाले की 91 मान लेना। 91 और 100 डिफरेंस कितना है? 9, और प्लस वाला बड़े पे रहना चाहिए। मान लो प्लस वाले को 0 दे दिया तुमने तो माइनस वाले को -9 दे देना, तभी उनका डिफरेंस कितना रहेगा? 9। रिलेटिव होता है, रिलेटिव वो मैं एक और घटिया एग्जांपल से आपको बता दूंगा। ये सब लिख लिया ना आपने, तो आप तो मेरे को लास्ट 11th का एग्जांपल बता दो। मान लो स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते तो ऐसे दो बच्चे सवाल कर रहे होते और मान लीजिए mgh उन्हें फॉर्मूला पता होता केवल पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो वो एक बच्चा यहाँ पे हाइट 0 मान लेता और ये 10 मीटर की हाइट होती है ना। अगर ये 10 मीटर की हाइट है तो आप ये बताओ कि यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी लिखी होती 0 mgh, h की वैल्यू 0, और यहाँ पे उसने पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा mg10 लिखी होती कि नहीं लिखी होती? दूसरा बच्चा इस पॉइंट को हाइट 0 मान लेता तो दूसरा बोलता यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? 0 mgh, मतलब मैंने तो यहाँ पे हाइट 0 मान ली, और हाइट प्लस में, ऊंचाई तो प्लस में होती है और गहराई माइनस में, तो वो वाला बच्चा इस पॉइंट का पोटेंशियल या स्थिति ऊर्जा बोलता mg × -10। यहाँ से मैं बोलने वाला हूँ स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी वो सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है। एक बच्चे के लिए इसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, मतलब स्थिति ऊर्जा कितनी थी? 0, और दूसरे बच्चे के लिए उसी हाइट की पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग थी, रिलेटिव है। जो बच्चे टू बच्चे वेरी कर जाए, रिलेटिव। जैसे तुम बोलने लग गए कि फिजिक्स वाले गुरुजी का कुछ समझ में नहीं आता, दूसरे वाले बोलते हैं फिजिक्स वाले गुरुजी का सब समझ में आता है, रिलेटिव। हर बच्चे को अलग अलग है, समझ रहे हो गया? तो उसे रिलेटिव, सापेक्ष। तो इसी तरीके से हर बच्चे के लिए अलग अलग, यानी आज से याद करना है पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, विभव, स्थिति ऊर्जा क्या होगी? रिलेटिव। लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। क्यों? आंसर सबका सेम क्यों आएगा? ऐसा तो आंसर ही अलग अलग आने लग जाएगा, लेकिन आंसर सबका सेम आता है क्योंकि आप इस चैप्टर में पोटेंशियल नहीं, तुम फॉर्मूला लगाओगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, तुम फॉर्मूला लगाओगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। उसमें क्या आता है? उसमें एक तरफ लिखा रहता है काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, गतिज और स्थिति ऊर्जा का प्रारंभिक, और के फाइनल माइनस प्लस यू फाइनल, ये लिखा रहता है ना। अब देखो, जब तुम के फाइनल को दूसरी तरफ लाओगे तो एक तरफ बनेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बनेगा ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि पोटेंशियल या स्थिति ऊर्जा तो हर पॉइंट की अलग अलग होती है, लेकिन इनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तुम देख लो, यहाँ पर भी ऊपर वाले पॉइंट माइनस नीचे वाले पॉइंट को करते तो mg10 -0, और यहाँ पर भी ऊपर वाले पॉइंट 0 माइनस mg10, बताओ अभी भी डिफरेंस कितना है? mg10। तो आंसर ना डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसलिए सबका आंसर भी क्या आता है? सेम आता है। याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा या विभव सापेक्ष राशियां हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनका अंतर, उनका डिफरेंस वो एब्सोल्यूट है, वो निरपेक्ष है, वो सभी के लिए क्या आएगा? सेम। इसीलिए जो बैटरी पे लिखते हैं 9 वोल्ट, वो उनका डिफरेंस है, वो डिफरेंस सबके लिए क्या रहेगा? सेम, 9 वोल्ट। लेकिन हो सकता है ऊपर वाले को तुम 100 मान लो, अगला 1000 मान ले, तो वो 1000 में से 9 कम करेगा, 991, और तुम 100 में से 9 कम करोगे 91, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हैं ना वहाँ पे लिखा रहेगा V में डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 9 ही रहेगा। इसीलिए वहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, तो समझदारी से अपन ने बैटरी बनाते वक्त ठप्पा किसका लगाया है? पोटेंशियल डिफरेंस का। वो जो लिखा रहता है वो क्या लिखा रहता है? विभवांतर। विभव सापेक्ष है, पोटेंशियल रिलेटिव है, तो वो तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन डिफरेंस सबका क्या होगा? सेम होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है। तुम आखिरी पॉइंट और लिखो इसके आगे, इसे बनाने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे लिखो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप लिख लेना पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। विभव व स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज। विभव व स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशियां हैं।
परंतु इनका अंतर निरपेक्ष है ना। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटीज बट देयर डिफरेंस इज एब्सोल्यूट, परंतु इनका अंतर निरपेक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका अंतर, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन ये खुद क्या है, रिलेटिव हैं। वो भी एक नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटिव, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिलेटिव। विभव व स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशियां हैं, विभव व स्थितिज ऊर्जा सापेक्ष राशियां हैं, सापेक्ष राशियां हैं। तो याद करना भैया, सब पॉइंट बता दिए हैं। पोटेंशियल कैसे निकालोगे, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालोगे, रेफरेंस से, इन्फिनिटी से वर्क करना पड़ेगा। 1 पर वर्क करोगे, 1 पर तो विभव आएगा पोटेंशियल, Q पर करोगे तो एनर्जी आने लग जाएगी, Q इंटू V, वो क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। और V की डेफिनेशन भी लिखवाई है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 1 पर वर्क करो, 1 पर कार्य करो तो V, Q पर करोगे Q इंटू V। और स्केलर है, अदिश है, इन सब के मान तुम कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, लेकिन इनका अंतर, इनका डिफरेंस सबको क्या समझ में आएगा, सेम। तुम क्वेश्चन करोगे ना, डिफरेंस सबका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, बैटरी पे क्या लिखा जाएगा जो सबके लिए सेम होगा, और सबके लिए सेम होता है डिफरेंस, अंतर। तो वहां पर भी क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस या विभव का अंतर। बैटरी पे 9 वोल्ट क्या है, विभव नहीं है, विभव तो अलग अलग होता है, पोटेंशियल तो अलग अलग होता है। तो वहां पे बैटरी पे भी क्या लिखा जाता है, 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने लिख लिए हैं। इसमें आप मैथ्स के सिंबल में ये जरूर लिख लेना, वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कौन कर रहा है, बाहरी बल वर्क कर रहा है। कहां से कहां तक वर्क कर रहा है, इन्फिनिटी से P तक। बस इसी को आज से आपको क्या कहना है, VP। ऐसा कुछ भी लिखा हो तो मान लेना ये सही लिखा हुआ है। कौन वर्क कर रहा है, बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। कहां से कहां तक, अनंत से, इन्फिनिटी से कहां तक ले आया, P तक। अगर ये V लिखा हुआ है तो वर्क किसने पे किया गया होगा, 1 कूलम पे, 1 पे, है ना। इसका मतलब है यहाँ पे वर्क किस पे किया गया होगा, Q की वैल्यू 1 कूलम रही होगी। और अगर Q पे होने लग जाएगा तो बस ये U कर देना आप इसे। तो ये ऐसा सिंबल लिखा होगा, उसमें ये सब चीज़ें आप ध्यान दे देना। और वर्क कैसे करना है, नेट फोर्स कितना होना चाहिए, कुल बल 0 होना चाहिए, बताया था ना आपको। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 0, वो सब पॉइंट्स हैं, बार बार वही बोल रहा हूँ मैं। अब वो याद रखना है अपने को, उससे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन तुम यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल लो, मतलब ताकि मैं डायरेक्टली वही लिखा करूँ, फिर ये सब नहीं बोलूँगा। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क का फॉर्मूला होता था F.ds, उसको dr बोल देते हैं इस चैप्टर में, r ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आना है। वही P पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल या विभव। ये फोर्स कौन सा लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। लेकिन क्या हमने बताया था आपको कि टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। टोटल फोर्स या कुल बल 0 होने से फायदा क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0, तभी तो डेफिनेशन बन पाती है। तो निकाय पे, सिस्टम पे 2 फोर्स लग रहे हुए हैं, एक बाहर से तुम फोर्स लगा रहे होगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा होगा। जैसे स्प्रिंग में 2 फोर्स लग रहे थे, एक मैंने फोर्स लगाया और एक स्प्रिंग ने फोर्स लगाया। वो स्प्रिंग का फोर्स ही क्या है, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए कॉमन सेंस है, एक्सटर्नल फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस कंजर्वेटिव के बराबर। बाहरी बल हमेशा किसके बराबर होगा, संरक्षी के बराबर ही होगा, दिशा या डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। और तुम ना सोचो, मन से सोचो, मैंने पत्थर को उठाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स mg लगा नीचे, तो एक्सटर्नल फोर्स भी कितना लगेगा, mg ही लगेगा, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऊपर। स्प्रिंग का फोर्स वो kx लगा अंदर, तो मैंने एग्जांपल बताया, बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स भी kx लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो आएगा, समझ रहे हो गया। और यहां से एक चौथा पॉइंट भी आ जाएगा, लेकिन तुम ऐसे लिख देना, फिर यहां से कुल मिला के कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से P, और F एक्सटर्नल की जगह क्या आ जाएगा, माइनस
एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, ये आ जाएगा वीपी के बराबर। एक्सटर्नल या बाहरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कंजर्वेटिव। बताइए इस चैप्टर में, अब ये फॉर्मूला ना हर चैप्टर में लगेगा। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले से सब आंसर आ जाएंगे, मान लो तुम्हें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती, तो स्प्रिंग कंजर्वेटिव है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स। कंजर्वेटिव का लिखना है तो स्प्रिंग का फोर्स माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, के एक्स लिखा है यहाँ पे डी एक्स लिख देना, आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन इस चैप्टर में कंजर्वेटिव फोर्स होगा Q इंटू ई। इस चैप्टर का फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स एक ही फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। तो इस चैप्टर में ये सब केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम्हारे बोर्ड में 100% नंबर चाहिए मेरे को, सब समझा देना अगले को कि क्या क्या हो रहा है। अपन तो अब डायरेक्टली फॉर्मूला निकालने वाले हैं, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और अपने लिए फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया कि इसमें माइनस और एफ की वैल्यू Q इंटू ई डॉट डी आर, ये आ गया है P पॉइंट का पोटेंशियल इन्फिनिटी से P तक। लेकिन आपको जान के खुशी होगी, जब विभव निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, तो क्या Q की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे Q को भी भगवान के लिए क्या कर देना, 1, और 1 करते ही एक आंसर आ गया जो हर बुक वाला लिखता है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक माइनस ई डॉट डी आर बराबर वीपी। ये मैं डायरेक्टली भी लिखवा सकता था, बट मेरा मन मानता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, डेरिवेशन बता दिया भैया। तो ये इसका डेरिवेशन है, और बताओ मेरे को क्या ई निकालना, मैंने तुम्हें सबका सिखा दिया है। यहाँ पे सबका ई लिखो, सबका वी आ जाएगा, और पोटेंशियल खत्म। ई सीख ही लिया अपन ने, सबके ई लिख देना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन आता होगा तो पोटेंशियल विभव आ जाएगा। पोटेंशियल में और कुछ भी नहीं है, अब फॉर्मूले अलग अलग आएंगे, मैं यही करने वाला हूँ अगली 2-3 क्लास में। सारे ई लिखूंगा यहाँ पे और सॉल्व करके आंसर निकाल लूँगा। बस यहाँ तक पहुँचाना था अपने को कि यहाँ तक कैसा है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। आपको याद करना है कि हमने वर्क किया, वर्क यहाँ पे सब लिखवाया हुआ है। ये जो वर्क हुआ है ना, इसमें आप बिल्कुल ये वर्क किया है, बाहरी या एक्सटर्नल वर्क हुआ है, और एक्सटर्नल वर्क कहाँ से कहाँ तक का हुआ है, वो हुआ है इन्फिनिटी से P तक का। और इन्फिनिटी से P तक में आप जो भी वर्क करोगे, किस पर, एक पर, 1 पर, वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, वो लिखा है। और यहाँ पे सर वर्क तो दोनों में जाना चाहिए था, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों में, लेकिन काइनेटिक कितनी मानी हुई है, 0। सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे तो U लिखा होना चाहिए था, आपने V क्यों किया, क्योंकि Q1 है। अगर Q होता तो यहाँ पे U लिखा हुआ होता। अब वो सब समझ लेना, तुम्हें कंफ्यूज करेंगे लोग बाग, तो वो आप क्या लिख रहे हो वो आपके ऊपर है। बिल्कुल समझाया हुआ सब कुछ ठीक है, बट आप देख लेना कि क्या पढ़ रहे हो और क्या बोला गया है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। फिर लिखा हुआ है, वर्क को लिख दिया है, और यहाँ से ये वैल्यू आई है। यहाँ से मेरे को एक पॉइंट और बता दो बस, और वो तुमने फिर से पढ़ा होगा किसमें, 11th में ही, कि एक्सटर्नल का वर्क, ये एक पॉइंट और याद करना है, बाहरी कार्य या एक्सटर्नल वर्क वो हमेशा कंजर्वेटिव का माइनस के बराबर होगा। याद करना है आपको ये। और इसका डेरिवेशन अगर आप बताना चाहो तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस आप मेरे को बता दो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आप बताओ, दोनों तरफ डॉट ds ले लेते, इधर f एक्सटर्नल डॉट ds और माइनस f कंजर्वेटिव डॉट ds। ये क्या बन गया, वर्क कंजर्वेटिव का। ये क्या बन गया, वर्क बाहरी का, एक्सटर्नल का। तो लिख दिया वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस वर्क कंजर्वेटिव। तो ये फॉर्मूला लगाया है अपने को कि बाहरी कार्य एक्सटर्नल वर्क हमेशा किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव के माइनस के बराबर होता है, संरक्षी कार्य के माइनस के बराबर होता है। 11th की क्लास चल रही है ये सारी, ये 11th में आए थे वर्क और कंजर्वेटिव, ये उस समय भी किए थे। लेकिन बताओ, ये सब लिखने के लिए आपने कुछ माना भी हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा 0 होगी तभी ये सब काम करेगा, और वो देगा आपको हमेशा, ठीक है। और लास्ट में बताओ, कंजर्वेटिव का वर्क कितना होता है, संरक्षी का कार्य कितना होता है, वो तो 11th में डेरिवेशन कराया होगा, माइनस डेल्टा U, माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये 11th में बताया गया होगा, और अगर आप बोलो नहीं बताया गया है तो आ भी जाएगा यहाँ पे, अभी चिंता मत करो आप, सब आ जाएगा।
लेकिन चीज़ें क्या है, मेमोराइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर रहे हैं ना, ये हार्ड वर्क है और एक स्मार्ट वर्क होता है कि यार जो चीज़ हमने पढ़ी हुई है हम रिकॉल करें, बार बार नए कंसेप्ट नहीं बनाएं। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब है अगर कहीं पढ़ रखा है तो रिकॉल करो उसे कि क्या पढ़ा था उस वक्त, वरना बार बार एक ही चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ से बन जाएगा अभी सब, है ना। तो मेरे को ये बताओ आप, ये तो सब अपनी थ्योरी हो गई, ये सब याद करना है अपने को, है ना, जो जो बोला गया सब याद करना है। आपन ने ना फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, अगर आपको वो पता हो तो। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, बल और स्थितिज ऊर्जा में एक फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ बोलो बोलो। F बराबर, हाँ वो डेल वेल तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, उससे पहले वाला फॉर्मूला F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर। F बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर। समझ रहे हो गया। मान लो सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप सर, ये आपकी और हमारी भावनाएं तो मिल नहीं रही हैं, तो भावनाओं को मिलाओ, अभी सब मिल जाएंगी भावनाएं। तुम इधर सुनते चलो और आगे पॉइंट लिख लो, ताकि मैं किसी भी तरीके से कुछ भी लिखूँ ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाए। ये फॉर्मूला तो डिराइव किया ही है अपन ने, इसको दोनों तरफ ना Q से मल्टीप्लाई कर दो भाई, दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर दो, और जो जो अब बोला जा रहा है वो बता दीजिए। Q से दोनों तरफ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ Q से मल्टीप्लाई करने पर क्या इस Q इंटू ई को F लिखा जा सकता था? तो क्या ये माइनस F डॉट डी आर की वैल्यू U के बराबर लिखी जा सकती है? Q इंटू वी, U हो गया ये। और आपको जान के खुशी हो गई, यही वो फॉर्मूला बन गया F इक्वस टू माइनस डी यू बाई डी आर। इसे डी आर को नीचे ले आओ, यही फॉर्मूला है। देखो डी आर को इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, F डॉट डी आर, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो डी यू का इंटीग्रेशन यू हो गया है। यही फॉर्मूला था वो। ये वही सारी चीज़ें हैं ये जो आपने 11th में पढ़ी हुई हैं। F वेक्टर का फॉर्मूला कितना है, माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में इसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, और मैं बता रहा हूँ अभी क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो आप थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए और याद कर लीजिए। F की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस डी यू बाई डी आर आ रही है। तो अब आज से कोई भी क्वेश्चन आया, मान लो ये सब इतना सारा पढ़ा दिया तुम्हें, अब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसको या तो सब चीज़ें याद कर लो थोड़ी बहुत, तो बहुत ही अच्छी बात है, याद कर लेना। वरना अब से तुम ना वही 11th वाला फॉर्मूला लगाओ और मैं जो बोल रहा हूँ वैसे फॉर्मूला निकाल लेना। आज से कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F की वैल्यू माइनस डी यू बाई डी आर। मतलब ये U क्या है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। मान लो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आया पोटेंशियल एनर्जी का, तो मेरे को कुछ याद नहीं है, ये 11th का फॉर्मूला याद होगा, मैं यही लगाऊंगा माइनस F, मतलब F बराबर माइनस डी यू बाई डी आर। F का फॉर्मूला इस चैप्टर में कितना होता है, QE। U का फॉर्मूला इस चैप्टर में कितना होता है, 1 पर किया गया वर्क V, तो Q पर किया गया वर्क Q इंटू V, उसी को U कहते हैं। नीचे DR आ जाएगा। इस फॉर्मूले से अब सारे सवाल हो जाएंगे, Q कांस्टेंट होता है, और इसी फॉर्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे इस चैप्टर के। E इक्वस टू माइनस डी वी बाय डी आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी को, इससे वो फॉर्मूला भी बन जाएगा, E डॉट डी आर का इंटीग्रेशन वो V के बराबर आ जाएगा, वो भी बन जाएगा। तो ये 11th की स्टाइल में आपको डेरिवेशन बताया गया है। कैसे भी पहुंचो, आपको V निकालना है। अभी अपन ने हेडिंग क्या लिखी है, V पोटेंशियल विभव, वो निकालना है। और E पढ़ चुका हूं मैं, तो ये लिख दिया मैंने एक फॉर्मूला। E पता है मेरे को, मैं V निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, dr दूसरी तरफ जाएगा तो dV की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस E डॉट डी आर। dr इधर चला गया और दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओगे, बन गया फॉर्मूला। V का फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। V ही तो पढ़ना है ना, निकाल लेंगे V, क्योंकि E तो पता है हमें। तो जो भी थ्योरी ऊपर वाली बताइए, अगर नहीं भी आए हम पोटेंशियल या विभव निकाल सकते हैं। 11th का ये फॉर्मूला देखेंगे। फोर्स हमने पढ़ी रखा था, Q इंटू ई। 1 पे वर्क, 1 पे कार्य V, तो Q पे वर्क, Q पे कार्य, Q इंटू V, वही एनर्जी होती है। Q से Q कैंसिल है, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। V का फॉर्मूला माइनस E डॉट डी आर। E हमको मालूम है, पॉइंट के लिए E कितना होता था, KQ बाय आर स्क्वायर, आ गया पॉइंट का V। लाइन के लिए 2 के लैम्डा बाय आर, आ गया लाइन का। स्फीयर के लिए, गोले के लिए KQ बाय आर स्क्वायर, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। जहाँ जहाँ अंदर बाहर जहाँ होगा रखो, ये सारे अब याद होने चाहिए, वो रखो। V आ गया, खत्म हो गया V। हाँ, आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं, V रिलेटिव है कि नहीं है, V सापेक्ष है कि नहीं है। आप बोलेंगे हाँ V रिलेटिव है, सापेक्ष है, वो पढ़ा दिया। V का डिफरेंस
v का अंतर वो हमेशा सेम रहता है, वो निरपेक्ष है। स्केलर है ये अदिश है, तो वो कुछ पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं, वो प्लीज़ याद कर लेना। बाकी आप किसी भी तरीके से निकाल लो, वो याद रख लेना। और वर्क एक्सटर्नल का हमेशा किसके बराबर होगा? बाहरी कार्य हमेशा संरक्षी के माइनस कंजर्वेटिव के माइनस के बराबर। और कंजर्वेटिव का वर्क, संरक्षी का वर्क कितना होगा? माइनस डेल्टा यू के बराबर। तो ये प्लीज़ आपको याद करना है। और इसमें अब अपन क्या करते हैं, क्या करें अपने को बहुत सारे पॉइंट है, क्या क्या बताऊं तुम्हें। तो अपन सबसे पहले ना एक हेडिंग लिखने वाले हैं। अभी जितनी भी चर्चाएं हुई हैं जनरल चर्चा थी, अब एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो वी तो निकालना ही है अपने को, लेकिन ये फॉर्मूला आया है, पहले इसके सवाल करेंगे। तो हेडिंग में क्या लिखूंगा मैं? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र व विभव के मध्य समीकरण। और फिर आप देखो यार क्या क्या मैं बता रहा हूँ, है ना। तो आप एक हेडिंग में लिखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य समीकरण। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य समीकरण। तो बताओ माइनस का क्या मतलब है, बोलो फटाफट। ये बस इसकी थ्योरी तो खत्म कर ले। माइनस का मतलब क्या है बताओ? माइनस माइनस माइनस। आप ऐसा कुछ रिलेट किया करो। बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ होता है ना। बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा mgh, h की वैल्यू 0, तो 0 हो गई। mg1 1 मीटर पे, 2 मीटर पे mg2, ये होगी ना। बताओ ऐसे बोला जा सकता है क्या? ये कौन सा डायरेक्शन थी? कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन, संरक्षी बल की दिशा, ऐसे थी ना। बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, संरक्षी बल की दिशा में स्थितिज ऊर्जा या विभव घटेगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ पे और कम, यहाँ पे सबसे कम घट रहा है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन में, बल की दिशा में विभव या स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये माइनस वही बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये v को क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ये माइनस का मतलब है, तो वो लिख लेना इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड v डिक्रीजेज, या आप हिंदी में लिख लेना विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटेगा। और इसका आखिरी में आप मेरे को फॉर्मूले बता दो, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहे थे ना तुम लोग, आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताओ मैं इसके अब लिख रहा हूँ 3 फॉर्मूले भैया। हो सकता है v मैंने दिया हो x², तो फिर नीचे r की जगह भी क्या लिख लेना? x। हो सकता है v मैंने दिया हो केवल y में, y², तो फिर r की जगह भी क्या लिख लेना? y। और v दिया हो z3, r की जगह भी क्या लिख लेना? z। लेकिन मैंने v में सब कुछ दे दिया x, y, z, तब मेरे को करना पड़ेगा आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सेम क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं 11th में। मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, ऐसे मत देखो कि सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो कुछ नहीं किया 11th में। माइनस dv/dx i कैप, ई का फॉर्मूला ये लिखोगे कब? जब v आपको किस में दिया होगा? इन टर्म्स ऑफ x। v ब्रैकेट में x मतलब v किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। v की वैल्यू है x², x3, कुछ भी हो सकता है। v इज फंक्शन ऑफ y। v किसका फलन हो? v किस पे निर्भर कर रहा हो? केवल y पे। तो e का फॉर्मूला आप कितना बोलेंगे? माइनस dv/dy, वो भी j डायरेक्शन में। हो सकता है v केवल z में हो, तो e का फॉर्मूला आप बोलेंगे माइनस dv/dz के कैप। और अगर भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम बोलते कि नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि v जो हो वो x, y, z सभी पे डिपेंड कर जाए, v x, y, z सभी पे डिपेंड कर गया, सभी पे निर्भर कर गया, तो बताओ e का फॉर्मूला कितना होगा? माइनस del v/del x i कैप प्लस del v/del y j कैप प्लस del v/del z k कैप। अगर
v किस पे डिपेंड कर गया, किस पे निर्भर कर गया, सब पे। तो यही क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन, जिसमें e से v निकालना पड़ेगा। e आपको पढ़ाया हुआ है और इसके यही सब सवाल बनेंगे। तो ये मेन फॉर्मूला है भाई, e का फॉर्मूला है माइनस dv/dr। इसमें प्लीज याद रख लेना, माइनस क्या बताता है, माइनस बताएगा कि e की डायरेक्शन में v कम होगा, इसलिए माइनस। और v की अलग अलग वैल्यूज होंगी, उससे e का अलग अलग आंसर आएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल, पढ़ते डेल ही हैं। डेल का मतलब क्या होता है, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो करेंगे अपन, लेकिन आज नहीं करेंगे।